Dear students, today it's part 2 Musculoskeletal System Health Assessment BSN 4th सेमेस्टर। इस यूनिट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी फिज़िकल एग्जामिनेशन और इन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड पार्ट्स। देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड। फर्स्ट वन इज़ सर्वाइकल। सबसे पहले हमारे पास टॉप पे जो है आपके नेक पे वो क्या है, सर्वाइकल स्पाइन है। उसके बाद थोरेसिक स्पाइन है, उसके बाद लंबर है, उसके बाद सैक्रम, उसके बाद कॉक्साई। तो ये आपके पास डिफरेंट डिवाइड किया है हमने अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। लंबर एरिया पे हमने लंबर नाम दिया है, थोरेसिक पे थोरेसिक, सैक्रम पे सैक्रम और कॉक्साई और सर्वाइकल पे सर्वाइकल। अब उसमें आपने क्या करना है, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंस्पेक्ट एंड पल्पेट। आपने इंस्पेक्शन करना है और पल्पेशन करना है। इंस्पेक्शन में आप किस तरह करोगे, मरीज़ को आप ओपन करोगे, मीन्स उसके ड्रेस हटाओगे और मरीज़ की सब चीज़ें आप देख लोगे। ना ना माता पता नहीं सदस्य इब्राहिम ते पैसे रख ना वेरा उड़म सामान हुआ दक्षिण दवर तो सदस्य में तपो सुकर। हाँ अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट इंस्पेक्शन एंड पल्पेशंस। इंस्पेक्शन पल्पेशन में हम क्या करेंगे, मरीज़ की जो गाउन है उसको हम हटाएंगे, सही। मेल पेशेंट और फीमेल का हम इस तरह नहीं कर सकते हैं, सही। और उसको हम सीधा स्टैंड करेंगे, सही। जब स्टैंड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको स्पाइन को अपने ऑब्जर्व करना है, सर्वाइकल थोरेसिक्स को, सही। जब आप सर्वाइकल और थोरेसिक को आप ऑब्जर्व करते हो, लंबर कर्वेचर्स को फ्रॉम द साइड एंड देन बिहाइंड। पहले आपने कहाँ करना है, साइड से करना है और फिर आपने बिहाइंड, उसके पीछे खड़ा, पीछे से और आगे से आपने क्या करना है, उसको आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है। अच्छा, ये आप लोग देख रहे जिस तरह। उसके बाद पल्पेशन आपने किस तरह करना है, 2 फिंगर के साथ आपने क्या करना है, मसल को बोथ साइड ऑफ स्पाइन को अपने पल्पेट करना है। किस लिए आप पल्पेट करते हो, क्यों करते हो, आपने जस्ट टेंडरनेस या पेन के लिए आपने उसको पल्पेट करना है। सर्वाइकल स्पाइन में हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ मोशंस। रेंज ऑफ मोशन में आपके पास फ्लेक्जन है, एक्सटेंशन है, लेटरल फ्लेक्जन है, रोटेशंस है, एंड रिपीट द सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। 2 किस्म की मूवमेंट हम चेक करेंगे। एक आपके पास फ्लेक्जन है। फ्लेक्जन में क्या होगा, मरीज़ की जो चिन है, चिन जो आपके मुंह के नीचे जो ईयर है, इसको हम क्या कहते हैं, चिन कहते हैं। मरीज़ की चिन को आप चेस्ट के साथ टच करोगे, अपने चिन को आप चेस्ट के साथ टच कर लो, इस तरह चिन को अपने चेस्ट के साथ टच किया 45 डिग्री पे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्जन कहते हैं। कहाँ की, सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्जन हो गई। अब अगर आपने एक्सटेंशन करना है तो लुक एट द सीलिंग, आपने ऊपर छत को देखना है, सी ऊपर अपने छत को देख लो। हाँ, ये आपका क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। अच्छा, लेटरल फ्लेक्जन, टू टच ईच शोल्डर विद ईयर। आपने क्या करना है, शोल्डर को ईयर के साथ टच करना है। अब लेफ्ट साइड पे आपने टच किया, फिर राइट साइड पे आपने टच किया, किस चीज़ को, ईयर को आपने शोल्डर के साथ टच किया। इसको हम क्या कहते हैं जी, लेटरल फ्लेक्जन, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। उसके बाद रोटेशंस, टर्न द हेड विथ लेफ्ट 70 डिग्री। आपने क्या करना है, हेड को इस तरह घुमाना है लेफ्ट साइड पे, फिर आपने हेड को राइट साइड पे घुमाना है, और आपकी बाकी बॉडी स्ट्रेट होगी, जैसे आपने हेड को घुमाना है, बाकी बॉडी को नहीं। तो ये आपको नीचे इमेज में भी दिए गए हैं कि एक्सटेंशन किस तरह है, फ्लेक्जन किस तरह है। फर्स्ट इमेज में मिड में जो है उसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे रोटेट कर लो, फिर राइट साइड पे रोटेट कर लो, फिर उसके बाद आपके पास जो है राइट लेटरल फ्लेक्जन है, लेफ्ट लेटरल फ्लेक्जन है। इस इमेज को आप देख लो और इस लाइन को देखो, उस तरह अपनी आप सब इसको रिपीट कर लो एक दफ़ा, ताकि आप लोगों को सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट याद आ जाए। अच्छा, आगे जाते हैं। नेक्स्ट, रेंज ऑफ मोशन ऑफ सर्वाइकल। ये देखो आप लोग, उसमें क्या है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये अपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में आएंगे। प्रोट्रैक्शन, मूविंग्स फॉरवर्ड, जो आपकी जा है, जा है, ये फर्स्ट इमेज में दिया है, प्रोटेक्शन राइट साइड पे। अब देख लो
कि प्रोटेक्शन मीन्स अपनी जा को आगे कर लो, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन। और रिट्रैक्शंस, री मीन्स बैक पुश करना, प्रो आगे, री बैक। तो इसको वर्ड से भी आपको पता चलता है, रिट्रैक्शन मूविंग बैकवर्ड्स, अपनी ईजा को क्या कर लो, बैकवर्ड की तरफ कर लो। अब रोटेशन जो आपको मैंने कहा टर्निंग होता है, सही, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशंस, सही। टर्निंग टुवर्ड द मिड लाइन्स ऑफ द बॉडी, जब आप सीधा खड़े होते तो इस मीन्स ये मिड बॉडी की तरफ आप आ गए। और इंटरनल टर्निंग अवे फ्रॉम द मिड बॉडी से अवे, इस तरह जिस तरह इमेज में दिया है। तो ये अपने प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन अपने समझना है, रोटेशन अपने समझना है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ बनाएंगे वो लोग। thoracic and lumbar spine range of motions, flexions, bend forward to touch the toe। आपने क्या करना है, आगे की तरफ बेंड हो जाओ, thoracic के लिए बेंड हो जाओ और अपनी टो को आप टच कर लो। जी, सीधा खड़े हो, अब बेंड हो जाओ, अपनी टो को टच कर लो, वेरी गुड। अच्छा, अब हाइपर एक्सटेंशन, बैक बेंड बैकवर्ड्स, आपने क्या करना है, बैकवर्ड की तरफ बनना है। सीधा खड़े हो, पेट को आगे निकालो और बैक को पीछे कर लो 30 डिग्री पे, ये क्या हुआ, हाइपर एक्सटेंशन, जिस तरह इमेज में आप लोगों को 30 डिग्री का दिया गया है। अब लेटरल बेंडिंग, स्टेबलाइज द क्लाइंट पेल्विक्स एंड बेंड साइड टू साइड, आपने क्या करना है, एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, बेंड होना है। फिर रोटेशंस, आपने क्या करना है, जस्ट रोटेट होना है, सही है। ये आप लोगों की क्या हो गई, thoracic एंड लंबर की आप लोगों ने ये हो गई। अब रोटेट किस तरह होना है, आपने पाँव आपके सीधे होंगे, आप इस तरफ पूरा देख लो, फिर दूसरी तरफ पूरा को देख लो, तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाती है। फिर स्पाइन क्या है, स्पाइन है हमारे पास इंस्पेक्शन द पेशेंट फर्स्ट लिटरली फॉर सर्वाइकल thoracic एंड लंबर कर्वेचर इन स्टैंडिंग पोजिशंस। पहले मरीज क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करता है पेशेंट को लेटरल साइड से फॉर सर्वाइकल thoracic एंड लंबर स्टैंडिंग पोजीशंस की वजह से। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ हैं, सही है। उसमें हमारे पास फर्स्ट पे स्कोलियोसिस है, आप लोग इमेज में देख लो, फर्स्ट पे क्या है, स्कोलियोसिस, जो लंबर साइड पे वो इनवर्ड की तरफ प्रोटेक्ट हुआ है। दूसरा आपके पास काइपोसिस, काइपोसिस जो आपके क्या है, क्लेविकल्स, उसमें बहुत ज़्यादा आए हैं। लॉर्डोसिस इनर की तरफ गए हैं, सही है। एंड लेस्ट, ये भी साइड में उसमें चेंजेस आ गई है। तो ये आपके पास डिफरेंट डिजीज़ हैं, स्कोलियोसिस, काइपोसिस, लॉर्डोसिस कॉमनली ज़्यादा यूज़ होते हैं, और लेस्ट, इससे भी आपको एमसीक्यू आएंगे, आपने इसको याद रखना है। एक नज़र देख लो, स्कोलियोसिस, काइपोसिस, लॉर्डोसिस एंड लेस्ट। अच्छा, अब अगर हम इस इमेज को देख लें तो उसमें आपके पास ये काइपोसिस है, लॉर्डोसिस है एंड स्कोलियोसिस है। अनॉर्मल स्पाइन एंड 3 एबनॉर्मलिटीज़, इसमें क्या है, नॉर्मल स्पाइन की 3 एबनॉर्मलिटीज़ है, क्या है, 3 एबनॉर्मलिटीज़ है इसमें। नंबर फर्स्ट काइपोसिस, काइपोसिस क्या है, एन इंक्रीज कन्वेक्सिटी और राउंडनेस ऑफ द स्पाइन थोरेसिक एरिया पे आपकी क्या हो जाता है, राउंडनेस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, काइपोसिस, जो फर्स्ट इमेज में है। ये आपको एमसीक्यू इस तरह के आएंगे कि इंक्रीज कन्वेक्सिटी और राउंडनेस ऑफ द थोरेसिक एरिया, तो उसमें आपको क्या आएगा, काइपोसिस होगा। लॉर्डोसिस क्या है, सॉबैक, इसको हम क्या कहते हैं, सॉबैक भी हम कह सकते हैं। एक्सजर्बेशन ऑफ द लंबर स्पाइन कर्वेचर, एक्सजर्बेशन लंबर स्पाइन कर्वेचर क्या होता है, एक्सजर्बेट हो जाता है। स्कोलियोसिस, एक्सजर्बेट मीन इनर की तरफ चला जाता है। स्कोलियोसिस लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, लेटरल साइड की तरफ उसका स्पाइन चला जाता है। ये लास्ट इमेज में आप लोग देख रहे हो। तो इससे आपको एमसीक्यू आएंगे, इस पर अपना कंसेप्ट क्लियर करें। काइपोसिस में आपके पास हिप, जो शोल्डर है वो हो जाता है, और जो आपके पास लॉर्डोसिस में आपके पास लंबर, जो आपके पास स्कोलियोसिस उसमें आपके पास लेटरल कर्वेचर हो जाती है। ये 3 चीज़ इस तरह याद रखना है। काइपोसिस में क्या होता है आपके, जी, थोरेसिक स्पाइन, लॉर्डोसिस में आपके पास लंबर स्पाइन, स्कोलियोसिस में आपके पास लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन जो है वो हो जाता है। अच्छा, ये आप देख लो, नॉर्मल एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ स्कोलियोसिस, ये आपके पास क्या है, स्कोलियोसिस, एक नॉर्मल स्कोलियोसिस में इस तरह एक साइड पे चला जाता है। शोल्डर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्शन
द आर्म शुड बी 180 डिग्री, शोल्डर जॉइंट आपके पास उसकी फ्लेक्जन अपनी तरफ बॉडी की तरफ करना, हाइपर एक्सटेंशंस, आर्म बेक टू द एल्बो स्ट्रेट, सही है। एबडक्शंस, राइज द आर्म्स आउट द साइड एंड ओवर हेड्स, एबडक्शंस, क्रॉस आर्म्स इन फ्रंट ऑफ द बॉडीज, internal rotation, external rotations. Internal rotation, one hand at the back to touch the shoulder blades, place on hands behind neck or head is for hair bruisings. अब ये देखो, अब फ्लेक्जन कर लो, मेरे साथ स्टार्ट करो। हाँ, हाथ सीधा कर लो, क्या हुआ 180 डिग्री पे फ्लेक्जन हुआ, सही। हाथ को अपनी साइड पे कर लो जी, साइड पे किया 180 डिग्री पे, क्या हुआ एबडक्शंस। हाथ को पीछे कर लो, क्या हुआ इंटरनल रोटेशंस। अब हाथ को आप पीछे सीधा कर लो, क्या हुआ एक्सटेंशंस, क्या हुआ एक्सटेंशन। आप हाथ को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आओ, क्या हुआ एबडक्शंस। और अब हाथ को इस तरफ कर लो, क्या हुआ एक्सटर्नल रोटेशंस। इंटरनल रोटेशन बॉडी की तरफ, एक्सटर्नल रोटेशन बॉडी से आउट तरफ। अच्छा, अब एक एक करते हैं। फ्लेक्जन कर लो आप, बॉडी की आगे तरफ हो गई। अब एक्सटेंशन पीछे की तरफ कर लो हाथ को, क्या हुआ एक्सटेंशन पीछे की तरफ हाथ कर लो। अब एबडक्शंस, हाथ को उस तरफ करो। अब एडक्शंस, हाथ को सीधा करो। ये शोल्डर जॉइंट की बात हो रही है। फिर आपने क्या करना है, पीछे की तरफ कर लो एक्सटर्नल रोटेशंस, साइड पे इस तरह कर लो एक्सटर्नल रोटेशन। इस इमेज को देखो और अपना हाथ इस तरह आप मूव करो, उसके साथ पढ़ो। 5 दफ़ा इस तरह करोगे तो आपको ये जॉइंट्स की मूवमेंट आपको याद रहेगी। एल्बो जॉइंट्स मूवमेंट्स, फ्लेक्शंस बेंड्स एल्बो टुवर्ड्स फोरहेड। आपने क्या करना है, बेंड करना है फोरहेड, इसको फ्लेक्जन 160 डिग्री पे। आप नीचे इमेज में देख लो, फ्लेक्जन बेंड कर लो 160 डिग्री पे, आप इमेज में नीचे देख सकते हो। एक्सटेंशन, फिर उसको नीचे करो, सीधा करो हाथ को, उसको क्या कहते हैं एक्सटेंशंस 180 डिग्री पे। प्रोनेशंस, प्रोनेशंस द पाम्स डाउनवर्ड्स, सुपाइनेशन द पाम्स अप। प्रोनेशन सुपाइनेशन से भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगर आपका पाम अपवर्ड पे है तो उसको हम क्या कहते हैं, अप है तो उसको हम सुपाइनेशन कहते हैं। पाम को अप डाउन करो तो उसको हम क्या कहते हैं प्रोनेशन। ये सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन के साथ उस तरह उससे ये निकले हैं, तो इसलिए उस आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा हम कहते हैं रिपीट ऑल द मोमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम तब करते हैं जब हमारे पास मरीज़ जो है वो खुद मूवमेंट नहीं कर सकता है, मींस मरीज़ के मसल में इतना पावर नहीं होता है, स्ट्रेंथ कम होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फिर हम मालूम करते हैं कि कितना मसल स्ट्रेंथ कितना है, तो उस टाइम फिर हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। नॉर्मल पेशेंट के लिए रेजिस्टेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट जॉइंट मोमेंट्स, फ्लेक्शन बेंड रेस्ट डाउनवर्ड्स, आपने नीचे की तरफ किया, हाइपर एक्सटेंड किया, अपवर्ड की तरफ किया, अल्नर डिविएशंस, अल्नर रेडिएशंस, रिपीट ऑल द मोमेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अच्छा, ये हम आगे इमेज में कर लेंगे, इमेज में आप लोगों को बेटर समझ आ जाएगी कि फ्लेक्शन क्या है, हाइपर एक्सटेंशन क्या है, अल्नर डिविएशंस क्या है, रेडियल डिविएशंस क्या है। अच्छा, ये देखो अब आपके पास हाथ है, नीचे की तरफ कर लो इस तरह, पाल्मर फ्लेक्शन कर लो 90 डिग्री पे, वेरी गुड। अब उसको आप ऊपर 70 डिग्री तक लेकर आओ, क्या हुआ डॉर्सल फ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ डॉर्सल फ्लेक्शन। अब आपका हाथ है, सीधा पकड़ो, अल्नर बूंज की तरफ कर लो, आपके पास क्या हुआ अल्नर डिविएशंस। रेडियल की साइड पे कर लो रेडियल डिविएशंस। अगर अल्नर बून के साइड पे करते हो इनर साइड पे, तो आपके पास क्या होगा अल्नर की साइड पे होगा, और बाहर की साइड पे करते हो क्या होगा रेडियल साइड पे। तो ये आपके पास अल्नर इन रेडियल के साइड पे आप इसको करते हो। आगे चले, अब कार्पल टनल सिंड्रोम, हमारे पास एक सिंड्रोम है, सही, एक डिजीज़ है, उसको 2 तरीक़ों से हम उसको चेक करते हैं, सही। कार्पल टनल सिंड्रोम 2 तरीक़ों से हम चेक करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्या है आपके पास, आपने 90 डिग्री पे अपने हाथ को इस तरह कर लो, अभी मेरे साथ कर लो, अपने हाथों को इस तरह पकड़ो जिस तरह इमेज में है, दोनों हाथों को बैक टू बैक पकड़ो जिस तरह इमेज में, हाँ पकड़ लिया। अब इसको अपने 90 डिग्री एंगल पे अपने 30 to 60 सेकंड के लिए पकड़ो, 30 to 60 सेकंड पकड़ो। अगर इसमें टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो गई तो इट्स मीन्स ये आपके पास पॉजिटिव है, नहीं होगी तो आपके पास क्या है नॉर्मल है। या दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइट पल्पेट करो, लाइट टैपिंग कर लो, किस चीज़ पे, मीडियन नर्व्स पे, कहाँ पे मीडियन नर्व्स पे, द फ्लेक्शन, रेटिकुलम, इलास्टिक्स, द टिंगल सेंसेशन, पेंस एंड नीडल। अच्छा, आप इस तरह इसको टैपिंग कर लो,
जब इस तरह आप इसको टेप करते हो तो टेप की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको बर्निंग स्टार्ट होगी। इस तरह टेपिंग आप कर लो, ठीक है, जिस तरह ये इमेज में दिया है। कार्पेंटर सिंड्रोम्स, आज द क्लाइंट, मरीज से पूछो। अब किस तरह करोगे, इस तरह नहीं कि आपने जी स्टार्ट किया, पहले आप मरीज से इन्फॉर्म कंसर्न लोगे। तो आपने क्या करना, आज द पेशेंट टू होल्ड द रेस्ट एट 90 डिग्री फ्लेक्शन। पहले अपने मरीज़ को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर लो। जब भी आपको अगर आसपी में कहे कि कार्पेंटर सिंड्रोम किस तरह होता है, आप किस तरह चेक करोगे, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने मरीज़ को इन्फॉर्म करना है। मरीज़ को हमने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपने क्या करना है, मरीज़ की क्या करना है, हाँ आपने उसके बाद क्या करना है, मरीज़ को अपने प्रोसीजर बताना है, एक्सप्लेन करना है, उसके बाद मरीज़ परफॉर्म करेगा। आप मरीज को होल्ड योर रेस्ट एट 90 डिग्री फ्लेक्शन में आप इस तरह पकड़ो एंड प्लेस अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के अदर आप अगेंस्ट कर लो, जिस तरह पहले इमेज में था। फॉर 60 सेकंड नॉर्मल देयर इज नो नेमनेस एंड टिंगलिंग एंड पेन, 60 सेकंड के लिए, सही। अच्छा, अब टेनल टेस्ट उसको भी हम कहते हैं, सही। टेपिंग लाइटली ओवर द मीडियंस नर्व्स, नॉर्मली देयर इज नो नमनेस एंड टिंगलिंग्स एंड पेन्स। अब टेनल टेस्ट क्या है आपके पास, उसमें हम जो टेप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेनल टेस्ट। एक फेलिंज टेस्ट है, एक टेनल टेस्ट है, इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। हैंड रेंज ऑफ मोशंस क्या है आपके पास, ROM का मतलब क्या है, रेंज ऑफ मोशन। हैंड फ्लेक्शन, बेंड द हैंड्स डाउनवर्ड्स, हाइपर एक्सटेंशन, बेंड द फिंगर्स अपवर्ड्स, एबडक्शन, एडक्शन। ये हम इमेज में आप लोगों को बेटर समझ आ जाती है, इसलिए हम पिक्चर पे जाते हैं। हाँ ये देख लो, इसके पास क्या है, एडक्शन, एडक्शन यो एडक्शन है। एडक्शन मीन्स ऐड करना, जमा करना। अब इसको सबको एक साथ मुट्ठी कर लो, जमा करना। एक एबडक्शन, उसको अलग अलग करो, एबडक्शन मीन्स अलग अलग करो। फिर एक्सटेंशन, अब इस तरह करो। टर्म रेजिस्टेंस, टर्म को आप पकड़ो, उसको फोर्स दे, टर्म रेजिस्टेंस। और टर्म अपोजिशन, जिस तरह इसने किया इस तरह कर लो। ये आपके पास रेंज ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये आपके पास 30 डिग्री पे और 90 डिग्री पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है फिंगर्स के। रेंज ऑफ मोशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज की हो गई, अब लोअर एक्सट्रीमिटी होते हैं। परफॉर्म रेंज ऑफ द मोशन, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट रेंज ऑफ मोशन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हमारे पास जो है उसमें परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड टो जॉइंट। अपर एक्सट्रीमिटीज़ हमने पढ़े, अब लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास कौन कौन से रेंज ऑफ मोशन हमारे पास है, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट में फ्लेक्शन किस तरह होता है, राइज द लेग विथ नी स्ट्रेट। आपने क्या करना है, अपनी नी को अपने पेट की तरफ लेके आना है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। मीन्स अपने नी जॉइंट को एब्डामिन की तरफ लेके आना है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद आपके पास एबडक्शंस, मूव लेग अवे फ्रॉम मिड लाइन एज मच एज पॉसिबल। आपने क्या करना है, मूव करना है अपने लेग को मिड लाइन से एज मच एज पॉसिबल 45 to 50 डिग्री पे, मीन्स आउटर साइड की तरफ लेके जाना है। फिर आपके पास क्या है, एडक्शंस, ब्रिंग द लेग टूवर्ड्स मिड लाइन। जो आपका बॉडी का मिड है, नोज़ पे आपके क्या है, मिड लाइन है। नोज़ के नीचे आप जाओगे तो आपके पास क्या है, मिड लाइन है। अब एड मीन जमा करना, ADD, एड का मतलब क्या है, जमा करना। अगर एडक्शन आया तो इट्स मीन्स आपने मिड बॉडी की तरफ आना है, मिड लाइन की तरफ आना है। अगर ABD आया तो इट्स मीन्स अपोजिट आपने जाना है, अवे फ्रॉम मिड बॉडी की तरफ आपने जाना है। पिक्चर में आप लोगों को, इमेज में आप लोगों को फिर दिखाएंगे। फिर एक्सटर्नल रोटेशन आपके पास है। फिर आपके पास क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन, बेंड द नी एंड टर्न्स टू आउटवर्ड्स। आउटवर्ड आपने क्या करना है, उसको टर्न करना है। फिर इंटरनल रोटेशन है आपके पास, बेंड द नी एंड टर्न्स लेग इनवर्ड्स, आपने इनवर्ड की तरफ लेके आना है। रिपीट दीज मैनेवर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। रिपीट दीज मैनेवर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब मरीज़ में वीकनेस हो तो तब आपने रेजिस्टेंस शो करना है। मरीज़ को स्ट्रोक हुआ है, मरीज़ टर्मिनल इल पेशेंट्स हो
तो उन पेशेंट में फिर हम रेजिस्टेंस यूज़ करें। रेजिस्टेंस की तरह हम अपना हाथ रखते कि फिर उसको हम कहते हैं कि अब आप फ्लेक्शन करो, एबडक्शंस करो, एडक्शंस करो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन फिर आप कर लो, तो उसको बाय फोर्स हम देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब यही है। ये हमारे पास इमेजेस है। अब देख लो फ्लेक्शन का मतलब क्या है। है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एक एक्सटेंशन सीधा है। फ्लेक्शन मीन 90 डिग्री पे अपने ऊपर किया एब्डामिन की तरफ आप लेके आते हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। मीन्स 120 डिग्री पे आप लेके आते हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। है फ्लेक्शन विद नी स्ट्रेट, एक आपके पास है फ्लेक्शन विद नी स्ट्रेट होगा, एक आपके पास है फ्लेक्शन विद नी फ्लेक्शन। एक में दोनों फ्लेक्शन होते हैं। जो आपके पास 120 डिग्री का है ये राइट साइड पे है। इमेज नंबर बी। इमेज नंबर एक में आप देखो उसमें क्या है फ्लेक्शन विथ नी स्ट्रेट। नी आपका स्ट्रेट होगा, है फ्लेक्शन होगा 90 डिग्री पे। आप अपना पाँव को सीधा ऊपर कर लो, उसको हम क्या कहते हैं, है फ्लेक्शन विथ नी स्ट्रेट। दूसरे बी में आपके पास क्या है फ्लेक्शन विथ नी फ्लेक्शन। उसमें दोनों फ्लेक्शन है, हेप का भी फ्लेक्शन है, नी का भी फ्लेक्शन है। फिर उसमें आपके पास इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन आपके पास है सी में। सी में आप देखो इंटरनल रोटेशन, ये ज़ीरो पे जो है आपके पास इमेज में आप देख लो, ज़ीरो जो है ये आपके पास मिड लाइन है। ज़ीरो क्या है, मिड लाइन है। अब अगर मिड लाइन से आप इनर बॉडी की तरफ आओगे तो इंटरनल रोटेशंस होगा। अब अगर ज़ीरो से आप अवे फ्रॉम द बॉडी जाओगे तो आपके पास एक्सटर्नल रोटेशंस होगा। तो इनसे हमें पता चलता है कि इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशंस। आप जब भी इसको पढ़ते हो तो साथ में अपने ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो, अपने नी को आप इस तरह मूव कर लो तो आपको याद रहेंगे और फिर हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे जब तक आप खुद पे प्रैक्टिस नहीं करते हो। उसके बाद एडक्शन, एबडक्शन, वो भी मैंने आपको बताया। ज़ीरो पे क्या है, मिड लाइन है। ज़ीरो पे क्या है, मिड लाइन है। अब एड मीन जमा करना, मीन्स अपने बॉडी की तरफ लेके आना। तो एडक्शंस आप सीधा से बॉडी की तरफ आते हो, और एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर की तरफ जाते हो। बीच में आपके पास लगा हाइपर एक्सटेंशन, जो आप ये ऊपर जो ब्लैक ट्राउज़र वाला है पेशेंट है, तो उसमें आप देखो हाइपर एक्सटेंशन उसने किया है। हेप का क्या है कि हाइपर एक्सटेंशन। तो ये डिफरेंट है, ये इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आपने यही रेंज ऑफ मोशन है आपके पास हेप जॉइंट के, ये आपने करने हैं, रिपीट्स करने हैं। अच्छा, यहाँ इसमें हम देखो, ये मैंने आपको दोबारा मैंने आपको जैसे बताया, इफ़ द क्लाइंट हैज़ अ टोटल हेप रिप्लेसमेंट, अगर मरीज़ को टोटल हेप रिप्लेसमेंट हुआ हो, डू नॉट टेस्ट रेंज ऑफ मोशन अनलेस द फिजिशियन गिव परमिशन टू डू सो। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द हिप प्रोस्थेसिस। मैंने आपको एक बात याद रखना, जब भी आप मरीज़ के पास जाते हो तो आपने पहले उसकी हिस्ट्री पूरी देखनी है। ऐसा ना हो कि कोई रेंज ऑफ मोशंस फिजिशियन ने या कंसल्टेंट ने उसमें मना किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि टोटली हिप बोन्स का जो उसको हम रिप्लेस करते हैं। उसका हेड होता है उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हम आर्टिफिशियल लगाते हैं। तो इसमें फिर हम रेंज ऑफ मोशन हम उस टाइम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें डिसलोकेशंस का ख़तरा होता है, डिसलोकेशन का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने पहले मरीज़ का हिस्ट्री देखनी है। अगर उसको अलाउ है रेंज ऑफ मोशन तो तब हम रेंज ऑफ मोशंस करेंगे, अदरवाइज़ हम रेंज ऑफ मोशंस नहीं करते हैं। ये बात याद रखना। फिर आपके पास जो पिक्चर ए में उसमें क्या है फ्लेक्शन है। सही, पिक्चर ए में क्या है, फ्लेक्शन है विथ नी स्ट्रेट है। दूसरे में आपके पास क्या है, फ्लेक्शन है विथ नी बेंड है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पे दोबारा आपको एक एक समझाया है। पिक्चर ए में एबडक्शन, एडक्शन आपको समझाया है। ज़ीरो पे क्या है आपके पास, नॉर्मल है। तो अगर ए पे जाएगा अवे फ्रॉम द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, एडक्शंस। इनर बॉडी आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मिड लाइन की तरफ एबडक्शंस कहते हैं, एडक्शंस कहते हैं। एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, एडक्शंस टुवर्ड द बॉडी। एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन आप लोगों ने पता है आप लोगों को। उसमें हाइपर एक्सटेंशन आप लोग देख लो, ये सी में क्या है, हाइपर एक्सटेंशन आपके पास है। अच्छा, अब इसके बाद हिप जॉइंट के हो गए, कौन कौन से मूवमेंट है आप लोगों ने समझाए, आप लोगों ने देख लें। हाइपर एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशंस है, फ्लेक्शंस है, इंटरनल रोटेशंस है, एक्सटर्नल रोटेशंस है, एबडक्शंस है, एडक्शंस है। तो ये मूवमेंट आपने याद रखनी है कि कौन कौन से मूवमेंट और किस पोजीशन में ये होती है। अब आप वीडियो को स्टॉप कर लो, उसको रिपीट कर लो एक दफ़ा ये सब, तो तब आपको समझ आ जाएंगे, अदरवाइज़ आपको फिर समझ नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं नी जॉइंट रेंज ऑफ मोशंस पे। उसमें आपके पास फ्लेक्शन है, बेंड ईच नी अप टूवर्ड्स बटक। आपने क्या करना है, बटक की तरफ लेके आना है। एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन, स्ट्रेट नी 0 to 15 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे, देख लो आगे।
हाँ इमेज में देख लो। अब अगर नी की आपने क्या करना है, फ्लेक्जन है, तो बैक साइड पे आपको इसको क्या करो, फ्लेक्जन करो। नी की क्या करो, फ्लेक्जन करो, क्योंकि फ्रंट टाइप पे उसकी फ्लेक्जन नहीं होती। फिर एक्सटेंशन सीधा जिस तरह आप खड़े हो, और हाइपर एक्सटेंशन थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन जब थोड़ा सा आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एक्सटेंशन। एक बात याद रखना, फ्लेक्जन नी में बैक साइड पे होता है। कहाँ पे होता है, बैक साइड पे, स्ट्रेट पे नहीं होता। स्ट्रेट पे अगर आप फ्लेक्जन करते हो तो उससे क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है, लेकिन फ्लेक्जन नहीं होता है। फिर इंसान का नी टूट जाएगा। आपका फ्रंट नी जो है वो फ्रंट पे बेंड नहीं होता है, बैक साइड पे बेंड होता है। इसलिए हमने फ्लेक्जन को बैक साइड पे रखा है। समझ आ गई, ये याद रखना। फ्लेक्जन कर लो, बैक साइड पे होता है, फ्रंट पे नहीं होता है, क्योंकि फिर उसमें ब्रोकन की चांसेस होती है। हाइपर एक्सटेंशन होती है और एक्सटेंशन होती है। एंकल रेंज ऑफ मोशंस, डॉर्सिफ्लेक्शंस, प्लांटर फ्लेक्शंस, इन्वर्जन ऑफ फूट, एवर्जन ऑफ फूट। अच्छा, डॉर्सिफ्लेक्शन आपके पास क्या है, 20 डिग्री पे आप करते हो। प्लांटर्स रिफ्लेक्शन आप करते हो। सही, प्लांटर में क्या करते हो कि मीन्स आप जस्ट देखते हो अपने प्लांटर्स को। सही, उसमें आपके पास एवर्जन इन्वर्जन, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये एक बात याद रखना, एवर्जन इन्वर्जन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सही, तो इसलिए आपने क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है। इनवर्जन इनर साइड टू द बॉडी, ईवर्जन आउटर साइड ऑफ द बॉडी। इसके आई और ई को आपने, ई मीन्स इनर की तरफ आप कर लो, उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। आउटर की तरफ कर लो, उसको हम ईवर्जन कहते हैं। अब एंकल्स की आपके पास ये देख लो, प्लांटर फ्लेक्शन स्मूथ टू डाउनवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्मल होगा। एंकल एक्सटेंशन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन स्मूथ टू अपवर्ड्स, अपवर्ड होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन या एक्सटेंशन। प्लांटर फ्लेक्शन मीन्स जो नॉर्मल हमारे पास होता है, बच्चों में क्या होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन होगा, और नॉर्मल हमारे पास बड़ों में प्लांटर फ्लेक्शन होगा। इवर्जन, बेंड द फूट आउटवर्ड, ई आउट। इनवर्जन मीन्स इनवर्ड, इनवर्जन मीन्स इनवर्ड। ये एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकते हैं। फिर एबडक्शंस मूव टू मिड लाइन, और एडक्शंस अवे फ्रॉम द मिड लाइन्स। रोटेशंस, मूवमेंट ऑफ द एडक्शंस एंड एडक्शंस, रिपीट दीज व्हेनेवर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ये देख लो आप इमेज में, आप लोगों को क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये आपको तब समझ आएगी जब आप साथ साथ में आप उसको प्रैक्टिकली भी करते हो। अब प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, प्लांटर को आप नीचे की तरफ लेकर तो उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं 45 डिग्री पे। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या है, आपका एक उंगली नीचे की तरफ आता है, बाकी उंगली ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल फ्लेक्शन हम कहते हैं। इवर्जन आउटसाइड, इनवर्जन इनर साइड। एबडक्शन एडक्शन, ये आप लोग दूसरे ई वाली इमेज में आप देखो, एबडक्शन एंड एडक्शन है आपके पास। सही, एबडक्शन एडक्शन का मतलब क्या है कि आपका पास जो एंकल की रेंज ऑफ मोशन, उसमें एबडक्शन एडक्शन किस तरह होती है, ऐड करना और अवे फ्रॉम द करना। एरो के निशान को देखो, आपको एडक्शंस और एबडक्शंस की समझ आ जाएगी। मिड की तरफ, आउट ऑफ द मिड लाइन की तरफ। उसके बाद आपके पास एंकल रोटेशंस, रोटेशन में आप लोग देख लो, ये रोटेट करते हैं। सही, अच्छा, बैक पुश दिस मसल हियर। पिक्चर नंबर 4 में आप देख लो, ये रोटेशंस होती हैं आगे और पीछे की तरफ। ये आप करते हो 3 किस्म की, तो उसमें रोटेशंस हो जाती है। ये आप लोग इमेज को देख लो और अपने एंकल पे आप अप्लाई कर लो, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर मूवमेंट्स आप लोग देखते हो, और या एडक्शन एबडक्शंस, इन्वर्जन इवर्जन, ये आप दोबारा आप इसमें देख लो ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। इस मोबाइल को आप लोग साइड पे रखो और अपने पाँव को आप इस तरह रिपीट कर लो। पहले आप डॉर्सिफ्लेक्शन कर लो, प्लांटर फ्लेक्शन कर लो, उसके बाद इन्वर्जन इवर्जन करो। जी, इवर्जन किया, हाँ वेरी गुड। अब इन्वर्जन करो। जी, यही इन्वर्जन मीन्स इनर साइड की, इवर्जन मीन्स आउट साइड में। एडक्शन एबडक्शंस कर लो, हाँ वेरी गुड। ये आपके पास इजी है, मुश्किल नहीं है। अब ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट में आपके पास जीनोवेरम एंड जीनोवेलगम और नोड्यूल्स बोनी ग्रोथ। ये ग्रॉस डिफॉर्मिटीज उसको हम कहते हैं कि बड़ी डिफॉर्मिटी हो। अब जी जेनी वेरम आपके पास क्या है, जो आपको पिक्चर में दिखाई देती है, ये आपके पास क्या है, जेनी वेरम। सही है, जेनी वेरम आपके पास है। जेनी वेलगम आपके पास फिर क्या होगा, सही, वो आ गया। नोड्यूलर बोनी ग्रोथ आपके पास क्या है फिर, ये आपके देख लो, जेनी वेलगम। गम, गम का मतलब क्या है, गम जो हम बुक्स पे लगाते हैं वो छपक जाते हैं, उसको हम गम कहते हैं। तो जहाँ पे जेनू वेलगम आया तो इसमीन नॉक नी, नॉक नी उसको हम भी कह सकते हैं। और जेनू वेरम आया तो इसमीन बो
लेज बोलेज मीन्स उसने एक दूसरे का चपके नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि जेनु वेलगम एंड जेनु वेरम। वेलगम मीन्स एक दूसरे के साथ चपके हुए हैं, और जेनु वेरम मीन्स एक दूसरे के साथ चपके नहीं हुए, वो अटैच नहीं है, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये आपने याद रखना है इन दो चीज़ों को। गम का मतलब क्या है, चपके हुए, एक को याद करो दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये गम आप लोगों ने याद रखना है कि गम का मतलब क्या है, चपक जाना। अब आपके पास एब्नॉर्मल्स ऑन द फुट एंड टो में क्या होता है, हैमर टो। हैमर टो का मतलब क्या है कि आपके पाँव की जो बड़ी उंगली है उसके साथ एक ओवर ग्रोथ आ जाता है, और वो ओवर ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसके हिसाब से फिर आप शूज़ नहीं पहन सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। हाइपर एक्सटेंशन एट द metatarsophalangeal joint with flexions at the proximal interphalangeal joints hematome commonly occur with the second toe। commonly आपके पास आता है सेकंड टो के साथ भी। तो इसमें फिर आपको शूज़ पहनने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, इसकी फिर हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद ये क्या होता है। लेकिन आपने जस्ट ये याद रखना है, हाइपर एक्सटेंशन होता है एट द मीटा टार्सोफिलेंजियल जॉइंट में, और फ्लेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखी हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आएंगे तो फिर आपको ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं है तो फिर आपको मसला वहाँ पे आप नहीं समझ सकते हो एमसीक्यूज को। प्लांटर वार्ड्स क्या है आपके पास, प्लांटर वार्ड्स आर द पेनफुल वार्ड्स। सही। वेरोका वल्गेरस that often occur under a callus appearing on tiny dark spot। ये भी आपको एमसीक्यूज में आता है कि प्लांटर वार्ड्स क्या है। आपको आता है कि केलस अपियरिंग थिनी डार्क स्पॉट्स बीनीथ द टॉम इज नोन एज डैश प्लांटर वार्ड्स, उसको हम कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है प्लांटर वार्ड्स क्या है। लेकिन ये पेनफुल होता है, ये बात अपने साथ में याद रखनी कि ये क्या होता है, पेनफुल होता है आपके पास। अब अगर एक इबनॉर्मलिटीज ऑफ द फीट एंड टो, फीट और टो की आपके पास बहुत ज़्यादा इबनॉर्मलिटी है। एक्यूट गॉइड आर्थराइटिस, मरीज़ आपके पास यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है आपके पास गोट डिजीज़ होते हैं। एक्यूट गोट आर्थराइटिस आपके पास होता है। इन गोटी आर्थराइटिस द मेटाटार्सोफिलिंजियल जॉइंट्स ऑफ द ग्रेट टो इज टेंडर्स पेनफुल रेडनेस हॉट एंड swollen। अगर आप किसी भी मरीज़ के गांव में घर में उसके स्वेलिंग हो गई, मीन्स पाँव की स्वेलिंग हो गई, पेनफुल था, उसमें रेडनेस था, तो इट्स मीन्स उसके अपने कौन से टेस्ट करने हैं जी, यूरिक एसिड करने हैं। मे भी उसका यूरिक एसिड ज़्यादा हो, उसको गोट डिजीज़ हो। सही। तो ये आपने देखना है कि उसको किस तरह हम उसको डायग्नोज करते हैं। अगर एमसीक्यूज में आया कि you receive a patient with arthritis, the metatarsophalangeal joint of the great toe is tender, painful, redness, and hot and swollen from last 20 days. Which one of the following is disease? सही। तो आपने क्या करना है, गोट डिजीज़ को उसने लिखना है। फिर आपके पास फ्लैट फीट है। फ्लैट फीट मीन्स आपका पाँव बिल्कुल सीधा है, उसमें वो जो ग्रो बनता है वो नहीं है। अ फ्लैट फूट में क्या होता है, हैज़ नो आर्च एंड मे काज पेनफुल एंड स्वेलिंग ऑफ द फूट सरफेस। उसमें क्या होता है, कोई अर्ज नहीं होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं उसमें दौड़ने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो नहीं दौड़ सकते। सही है, क्योंकि उसके पाँव फ्लैट होते हैं जिस तरह बतख होती है। तो उस डक जो होती है बतख, वो उसके भी फ्लैट है, तो वो इतना नहीं दौड़ सकती एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। तो इस तरह जिन लोगों के पाँव फ्लैट होते तो उनमें चलने में और दौड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है उसके पाँव, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम के लिए वो नहीं चल सकते पैदल। केलस क्या है आपके पास, द केलस आर द नॉन पेनफुल थिकनेस स्किन्स दैट अकर एट द प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट पे आपके पास एक नॉन पेनफुल थिकनेस स्किन हो, एक पेनफुल होता था, एक नॉन पेनफुल है। सही। तो इसमें आप लोगों ने यही एमसीक्यूज में फिर आप कंफ्यूज होते थे, इसलिए हमने कंसेप्ट आपने अभी से क्लियर करना है कि पेनफुल कौन सा होता है, नॉन पेनफुल कैसा होता है। केलस आपके पास क्या होता है, नॉन पेनफुल होता है। फिर हेलिक्स विल्गस क्या है, हेलिक विल्गस इज एन एबनॉर्मल्स इन विच द ग्रेट टो is deviated laterally and may overlap the second toe, and enlarged painful inflamed bursa yani burnings may form in the
मिडल साइड। इसमें क्या होता है, एक टू दूसरी टू के ऊपर जाता है और वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सही, तो उसको हम कहते हैं हेलिक वेलगस। ये इसके क्लियर है, आप लोग देख लो इस इमेज से पता चले कि हेलिक वेलगस क्या है। सही, कॉन्स आपके पास कि कॉन्स आर द पेनफुल थिकनेस ऑफ द स्किन्स दैट अकर ओवर द बोनी प्रोमिनेंस एंड आर प्रेशर पॉइंट। ये आपके पास क्या है कि पेनफुल थिकनेस होगा आपकी स्किन के ऊपर। आपके पास केलस क्या होगा, नॉन पेनफुल होगा। कॉन्स क्या होगा, पेनफुल होगा। इन दोनों में आप लोग समझाओ, एमसीक्यूज में फिर कंफ्यूज हो गए। केलस आपके पास क्या होता है, नॉन पेनफुल होता है। कॉन्स आपके पास क्या होता है, पेनफुल होता है। ओवर द स्किन प्रोमिनेंस एट द प्रेशर पॉइंट, ये भी प्रेशर पॉइंट पे होता है और वो भी प्रेशर पॉइंट पे होता है। लेकिन केलस और कॉन में जस्ट एक डिफरेंस है कि एक पेनफुल होता है, दूसरा नॉन पेनफुल होता है। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये कि यही इमेजेस आप लोगों को फिर आसपी में आएंगे, फिर आपने उसके सामने लिखना है कि ये कौन सा डिजीज है। तो इसलिए इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कर लो, आप उसको समझो और उस पर कंसेप्ट लें, क्योंकि आपकी आसपी में भी काम आएंगे, साथ में पेपर में भी हेल्प करेंगे एमसीक्यूज़ में। अब बल्क टेस्ट आपके पास क्या है, डिफरेंट टेस्ट हमारे पास है। उसमें फर्स्ट आपके पास बल्क टेस्ट, टेस्ट फॉर स्वेलिंग बिकॉज ऑफ फ्लूइड accumulation with swelling is not visually confirms client in supine position. Use the ball of your hands and stroke the middle side of knee joint upward 3 to 4 times to display the accumulations. Then press the lateral side and look for bulging on medial side. No bulging appear, normal bulges appear even with a small amount of fluid. आप क्या कहते हैं कि बल्गिंग आपके पास क्या है, बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशंस। किस वजह से होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशंस की वजह से होता है। व्हेन स्वेलिंग इज़ नॉट विजुअली कन्फर्म, जब स्वेलिंग आपके पास विजुअली कन्फर्म ना हो। क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशंस, क्लाइंट सुपाइन पोजीशन में यूज़ द बॉल ऑफ योर हैंड्स एंड स्ट्रोक द मिडल साइड ऑफ नी जॉइंट अपवर्ड्स 3 to 4 times to display the accumulations। उसमें क्या होता है, डिस्प्ले होता है, accumulations मीन्स फ्लूइड उसके अंदर जमा होते हैं। देन प्रेस लेटरली साइड एंड लुक फॉर बल्गिंग एट मेडिकल साइड। आपने क्या करना है, फिर दूसरी साइड पे उसको लेटरल साइड पे अपने प्रेस करना है और मिड पे आपने क्या करना है, बल्क करना है कि उसमें कोई फ्लूइड है कि नहीं है। नो बल्गिंग अपीयर नॉर्मल, और बल्गिंग फ्लूइड होंगे स्मॉल अमाउंट में, तो उसमें क्या होगा, आपके पास बल्क टेस्ट पॉजिटिव होगा। अब इस इमेज में आप लोग देख लो बल्गिंग साइन क्या है आपके पास। एक साइड पे आप उसको लेटरल साइड से आप उसको पुश करते हो, सही, और उस बीच में आप देखते हो कि उसमें क्या कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है या नहीं होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बल्क टेस्ट कहते हैं। परफॉर्मिंग द बल्क नी टेस्ट, स्ट्रोक द नी टॉप ऑब्जर्विंग द मिड साइड ऑफ द बल्गिंग बॉर्डर। मिड साइड आपने देखना है कि वहाँ पे बल्गिंग हो रही है कि नहीं हो रही। समझ आ गई। इसको खैर नेक्स्ट में वीडियो में बनाऊंगा, किसी स्टूडेंट्स पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उस पे आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। ये साइन वगैरह जो है आसपी में, ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है। बेलोटमेंट साउंड यूज टू टेस्ट फॉर जॉइंट इफ्यूजन। जॉइंट इफ्यूजन मीन जॉइंट में कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशंस हो वगैरह हो या इन्फ्लेमेशंस हो। इफ इट इज़ इफ्यूजन प्रेजेंट, पल्पेट द टेप विद द pressures and transmit the impulse within filled by the finger on either side of the patella। हम क्या करते हैं, दोनों साइड के हम हाथ रखते हैं पटेला पे, जिस तरह आप लोग इमेज 1 में देखते हो। सही, पहले हम पटेला को इस तरह प्रेस करेंगे, दूसरे हाथ रखेंगे, फिर इमेज 2 में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर उसमें फ्लूइड है और वो यूज़ करते हैं दोनों साइड में, तो इट्स मीन्स बुलेटमेंट साउंड क्या है आपके पास, साइन क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। ये हम टेस्ट में परफॉर्म करें तो आपको बेटर समझ आएगी। होपफुली इसमें भी समझ आ गई होगी, लेकिन जब हम उसमें कर लेंगे तो बेटर आपको समझ आ जाएगी। कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आपके पास क्या है, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्प्रेन, स्ट्रेन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्स, डिजनरेटिव डिजीज, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अब आपके पास ट्रॉमा डिसऑर्डर क्या है, स्प्रेन, स्ट्रेन है, डिसलोकेशंस है, फ्रैक्चर्स है, डिजनरेटिव डिजीज़ है एंड आर्थराइटिस है और ऑस्टियोपोरोसिस है। ये आपके पास कॉमन मस्कुलोस्केलेटल के डिजीज़ है। अगर आपके पास मरीज़ आएगा तो उसके स्प्रेन या स्ट्रेन होगा या डिसलोकेशन होगा या फ्रैक्चर होगा या डिजनरेटिव डिजीज़, आपके पास आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये बहुत सारे डिजीज़ है आपके पास। लेकिन कॉमन कुछ डिजीज़ हम यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करते हैं कि पढ़े, बाकी डिजीज़ हम एशियन में पढ़ेंगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। ये स्प्रेन को देखो आप, इंजरी टू लिगामेंट अराउंड द जॉइंट। आपको स्प्रेन का जो है ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में ये आपको आ सकता है।
आपसे पूछ सकते हैं कि स्प्रेन क्या है। सही, स्प्रेन में क्या होता है कि इंजरी ऑफ लिगामेंट अराउंड द जॉइंट, लिगामेंट की इंजरी को हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। काज बाय रेंचिंग एंड ट्विस्टिंग्स, आपका पाँव में मोड़ आ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। सही, ब्लड वेसल रप्चर, इडीमा आकर, अगर ब्लड वेसल रप्चर हो तो इडीमा भी उसमें हो सकता है। साइन सिस्टम उसके क्या है, एसएस का मतलब क्या है, साइन एंड सिम्टम। टेंडरनेस जॉइंट होगा, और मोमेंट इज पेनफुल, मोमेंट क्या होगा, पेनफुल, आप फिर नहीं जा सकते हो, मीन्स आप हरकत नहीं कर सकते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट के साइन सिम्टम में टेंडरनेस है, मोमेंट क्या होगा, पेनफुल होगा। सही, ब्लड वेसल रप्चर्स होगा, इडीमा होगा आपके पास, इंजरी टू लिगामेंट अराउंड द जॉइंट्स काज बाय रेंचिंग एंड ट्विस्टिंग्स। ये आपको समझ आएगी कि ट्विस्टिंग की वजह से होता है। लिगामेंटल इंजरी को हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं, ये याद रखना, एमसीक्यूज में आएगा। लिगामेंटल इंजरी को हम क्या कहते हैं, स्प्रेन। नंबर 1 एमसीक्यू ये हुआ। दूसरा उसमें के साइन सिम्टम क्या हो गए, जॉइंट मूवमेंट नहीं कर सकता है, टेंडर होगा, स्वेलिंग होगा, पेनफुल होगा। अच्छा, अब स्ट्रेन क्या है आपके पास, स्प्रिंकल एंकल्स, स्वेलन एंड डिसलोकेशन, स्वेलन हो जाता है या डिसलोकेशन उसमें हो जाती है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन क्या है आपके पास, काज बाय ओवर स्ट्रेच स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेच आपके पास होता है। ओवर स्ट्रेच मीन्स ज़्यादा आप उसको फोर्स करते हो, ज़्यादा आप उसको स्ट्रेच करते हो। माइक्रोस्कोपिक इनकम्प्लीट टीयर्स, इनकम्प्लीट टीयर है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ज़्यादा हल्का सा टीयर है। साइन सिम्टम्स में क्या है, सोर है, सडन पेन है, लोकल टेंडरनेस है, एंड मसल यूज़ है। सही, मसल यूज़ है। अब डिसलोकेशन, डिसलोकेशन क्लियरली आप लोगों को कि अपनी जगह से वो दूसरी जगह पे जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन। अपने स्पेस को छोड़ता है, दूसरी जगह पे जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेम्ड साइनोवियम, डिस्टोरेट डैमेज कैप्सूल्स है आपके पास, लॉस ऑफ रिमेनिंग कार्टिलेज है आपके पास, थिक इबनॉर्मल बोन्स विद नो रिमेनिंग कार्टिलेज ओवर, कार्टिलेज उसके ऊपर नहीं रहता है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन बीच में आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड है या कार्टिलेज है वो ख़त्म होता है और आपके हड्डी एक दूसरे के साथ लगना शुरू हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है आपके पास, उसमें आपकी बोन्स की नोड्यूल्स उभर जाते हैं और साइनोवियल में ब्रेन और कार्टिलेज जो होते हैं और साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट कैप्सूल, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके हाथ की शेप जो होती है वो चेंज हो जाते हैं, अपने डिसलोकेट हो जाते हैं इसमें। असेसमेंट ऑफ इंजरी एक्सट्रीमिटीज़ में क्या आप असेसमेंट करते हो, PMSC आपके पास एक फार्मूला है, PMSC। पहले आपने क्या देखना है, पल्स देखना है, फिर मोमेंट देखना है, फिर सेंसेशन देखना है, फिर कैपिलरी रिफिल देखना है। ये 4 चीज़ें आपने देखनी है। कोल्ड, ब्लू, पल्सलेस एक्सट्रीमिटीज़ है, सर्कुलेशंस प्रॉब्लम्स। कोल्ड आपने देखना है कि ठंडा है कि ठंडा नहीं है। एक बात याद रखना, हमारे बॉडी अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी तो इट्स मीन वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, तो इसलिए ब्लड सप्लाई की वजह से वार्म होगी आपकी बॉडी। ब्लू, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ऑक्सीजन अपने जीते हैं, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। पल्सलेस, वहाँ पे पल्स आपको फील नहीं होता है, पल्स नहीं आता है, प्लस डैमेज है, ब्लॉकेज है, इंजरी की वजह से वहाँ पे पल्स बीच में डैमेज हुआ है, कोई भी इशू है। एक्सट्रीमिटी है सराउंडिंग सर्कुलेशन प्रॉब्लम, सर्कुलेशन प्रॉब्लम उसमें कोई है कि नहीं है। फिर हम डॉक्यूमेंट किस तरह, गेट स्टेबल एरेक्ट, गेट हमने पढ़ा था वो स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है। वॉक स्मूथली, आहिस्ता आराम से जा रहा है। स्पाइनल कर्वेचर्स, कनकेव कन्वेक्स, कनकेव, नो डिफॉर्मिटीज़, नो टेंडरनेस एंड नो pelvic tilt, muscle strength bilaterally +5, full range of all joints, no pains, limitations or deformities, मीन्स उसमें कोई डिफॉर्मिटीज नहीं। ये नॉर्मल हमने मस्कुलस्केलेटन्स के डॉक्यूमेंटेशंस की है, तो आप लोग इसको देख लो जब भी आप लोग वार्ड में जाते हो क्लिनिकल्स पे, तो वहाँ पे आप लोग देख लो कि एक ऑर्थोपेडिक वार्ड्स हो या किसी वार्ड, उसमें आपको ज़्यादा इस तरह के पेशेंट मिल सकते हो, आप में इसमें ये चीज़ें लिख सकते हो आप लोग, ये नॉर्मल है आपके पास। अब पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम हम पढ़ेंगे, उसमें